स्टेजिंग में चेंज है। वो बता देना पुराना क्या था नया क्या था, उससे थोड़ा मुझे लगता है याद रहता है। ठीक है। तो ये समीर भाई कैसे हो? समीर भाई मुझे लगता है कुछ तो मैंने देखा कुछ आगे। हाँ हूँ मैं हूँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्या चल रहा है तू? यार खांसी जुकाम सब। अभी यहीं पे यहाँ पे सबको चल रहा है, एक को आया यूनिट में सबको आ गया। हाँ अभी मौसम ऐसा ही। ठीक है पढ़े। या ओके सो TIS कार्सिनोमा इन सिटू है अपना। T1 ट्यूमर सराउंडेड बाय लंग और विसरल प्लूरा इन ए लोबार और मोर पेरिफेरल ब्रोंकस, मतलब मैन ब्रोंकस में नहीं जाना चाहिए और लंग और विसरल प्लूरा से कवर्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सब कैटेगराइजेशन है। T1 माइक्रो इन्वेजिव, T1 ए, T1 इज इक्वल और लेस टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो T1 बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। इसको 3 में डिवाइड कर दो फिर 1 2 3। ठीक है, साथ में शर्त ये है कि ये विसरल प्लूरा से कवर्ड रहना चाहिए या तो लंग से कवर्ड रहना चाहिए, और एयरवे इन्वॉल्व करे तो वो पेरिफेरल ब्रोंकस तक ही होना चाहिए, मैन ब्रोंकस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना T1 ABC। अभी इसमें एक एक्सेप्शन है वो आगे देखेंगे। फिर T2 आता है, तो ये 3 हो गया, तो ये 3 to 5। ठीक, 3 to 5, ये 5 to 7 T3। T2 में है वैसा ही डिवाइड कर देंगे वापस 3 to 5 में। T2A में 3 सेंटीमीटर से ज्यादा 4 सेंटीमीटर और लेस देन 4 सेंटीमीटर इन्वेड्स द विसरल प्लूरा। फर्स्ट में जो अपन पढ़ रहे थे कि इट शुड बी कवर्ड बाय लंग और विसरल प्लूरा, तो इधर आ गया कि इन्वेड कर सकता है विसरल प्लूरा को, है ना। इन्वेड्स एन एडजेसेंट लोब, इन्वॉल्व्स द मैन ब्रोंकस। मैन ब्रोंकस को इन्वॉल्व कर लेगा अभी। ये अपनी ट्रेकिया इधर ऐसा डिवाइड हो गया, तो मैन ब्रोंकस में आ जाएगा पर कैराइना तक नहीं जाएगा। ठीक है ना, मैन ब्रोंकस तक आ जाएगा, but not including the or is associated with atelectasis or obstructive pneumonitis। जैसा इधर ग्रोथ हो गया, इधर पूरा atelectasis हो गया, और obstructive pneumonitis extending to the hilar region involving part or entire lung, तो ये T2A में आ जाएगा सारा, है ना। साइज हो गया 3 to 4, more than 3, 4 सेंटीमीटर और less than 4 सेंटीमीटर, invades the main bronchus but not reaching up to carina, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब है T2B। T2B is more than 4 सेंटीमीटर but 5 सेंटीमीटर और less than 5 in greatest dimension। इसके बाद T3 आ जाएगा। T3 is 5 to 7, 5 to 7। ठीक है ना, तो T3 में क्या क्या साथ में आ सकता है? 3B प्लस चेस्ट वॉल, है ना। तो 3P क्या क्या है? पैराइटल प्लूरा, फ्रेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियम, और साथ में आ जाएगा स्वेन भी, अपने को याद रखेंगे, आ जाएगा स्वेन। ठीक है, इसके साथ और क्या मिल सकता है? सेपरेट ट्यूमर नोड्यूल इन द सेम लोब, ये इंपॉर्टेंट है। T3 में सेपरेट ट्यूमर नोड्यूल इन द सेम लोब अपने को मिल सकता है। 4 बचा। T4 इज एनी ट्यूमर मोर देन 7 सेंटीमीटर, और इनमें से कोई क्राइटेरिया मिल जाए, जैसे कि इन्वेट्स मीडियस्टिनम, थाइमस, ट्रेकिया, कैराइना। कैराइना की बात शुरू से चल रही है ना, कैराइना का इन्वॉल्वमेंट T4 में आ जाएगा। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, वेगस, इसोफेगस, डायफ्राम, हार्ट, ग्रेट वेसल्स। ठीक है ना, और सेपरेट ट्यूमर नोड्यूल डिफरेंट इप्सिलेटरल लोब अदर देन द प्राइमरी, मतलब सेम साइड लंग में रहना चाहिए, बस लोब अलग होगा। तो अगर सेम साइड लंग सेम लोब रहेगा तो T3, और सेम साइड लंग डिफरेंट लोब रहेगा तो T4। ठीक
ठीक है, तो अब इसको अपन फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। लेस देन T1 हो गया लेस देन 3 सेंटीमीटर और इक्वल टू 3, T2 3 to 5, T3 is 5 to 7, T4 is more than 7। T1 में रूल है कि इट शुड बी कवर्ड बाय लंग और विसरल प्लूरा, एंड वैसे अगर ब्रोंकस को इन्वॉल्व करे तो पेरिफेरल ब्रोंकस तक की लिमिट रहना चाहिए, मेन ब्रोंकस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर T2 में आगे आएंगे तो विसरल प्लूरा इन्वॉल्व हो जाएगा और मेन ब्रोंकस इन्वॉल्व हो जाएगा, बट कैराइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। T3 में आगे आएंगे तो 3P प्लस चेस्ट वॉल एंड सेम लोब में दूसरा नोड्यूल मिल जाएगा, एंड T4 में बाकी जो भी मेजर स्ट्रक्चर बचते हैं या फिर सेम साइड लंग में डिफरेंट लोब में नोड्यूल आ जाए। ये सब हो गया T कैटेगराइजेशन, है ना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इसने डायग्राम से बताया है, उसमें कोई अलग चीज है तो अपन देख लेते हैं। पहला तो अपन ने जो पढ़ा वो ये कवर सराउंडेड बाय लंग एंड विसरल प्लूरा विदाउट ब्रोंकोस्कोपिक एविडेंस ऑफ इन्वेजन। मिनिमम इन्वेजिव को T1 MI दिखाया है। अभी ये जो दे रहा है ना, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग ट्यूमर ऑफ एनी साइज विद इट्स इन्वेजिव कंपोनेंट लिमिटेड टू द ब्रोंकियल वॉल ओनली, ब्रोंकियल वॉल के बियॉन्ड नहीं गया है और सुपरफिशियल स्प्रेडिंग है। ये भले ही मेन ब्रोंकस तक चले जाए, इसको T1 ही बोलेंगे, है ना। अदरवाइज तो मेन ब्रोंकस इन्वॉल्वमेंट को क्या बोलते हैं अपन? T2। या तो ये सुपरफिशियल स्प्रेडिंग रहेगा, ब्रोंकियल वॉल के बियॉन्ड नहीं जाएगा, तो इसको T1 ही बोलेंगे, है ना। बाकी सेम है, बाकी जो अपन ने पढ़े वो ये T1A हो गया लेस देन 1, 1 to 2 और 2 to 3। अभी T2 में आ जाते हैं। T2 में ऐसा कोई अलग चीज नहीं है, अपन ने जो पढ़ा वही है ना। कैराइना का डिस्टेंस दिया है लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैराइना विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैराइना। एक जो ये एटेलेक्टेसिस वाला बोलता है, तो मान लो जैसे ये ट्यूमर हो गया तो ये पूरा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इसकी वजह से पूरा एटेलेक्टेसिस हो गया ये, तो इसको भी अपन इसी में डालेंगे T2A में। फिर T3 में अपन को पता ही है 3 P आएंगे, चेस्ट वॉल आएगा, जाइगस वेन आएगा और सेम लोब में दूसरा नोड्यूल। जैसा ये है, ये प्राइमरी, ये नोड्यूल आ गए सेम लोब। चौथा P डाल दो, पेनकोस्ट डाल दो। पेनकोस्ट, ओके। तो 4P हो गए। T4 अपन ने देख लिया, मोर देन 7 और मेजर वेसल्स, उसके अलावा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, वर्टिब्रल बॉडी, इसोफेगस, इन सब का इन्वॉल्वमेंट प्लस सेपरेट ट्यूमर नोड्यूल इन ए डिफरेंट। किसी ने पढ़ाया था ना, मुझे लगता है। अवनीत, मतलब ये नहीं पढ़ा था अवनीत ने, वो मैंने वो पते से डायग्राम पढ़ा। नहीं वो मुझे अभी तो कैरी मैंने पहले पढ़ाया था, AJCC पढ़ाया था, तब पढ़ाया था। हाँ, ये अब इसमें N कैटेगरी में चेंजेस आए तो वो अपन देख लेते हैं। N1 is metastasis in the ipsilateral peribronchial, ipsilateral hilar, intrapulmonary lymph nodes, including involvement by direct extension। ठीक है ना। कौन कौन आ गए? पेरिब्रोंकियल, ipsilateral hilar, पेरिब्रोंकियल एंड इंटरलोबार भी आ जाएंगे, मतलब इसमें इंटरलोबार, सेगमेंटल, सब सेगमेंटल, वो सब अपन आगे देखेंगे, सब आ जाएंगे। हाइलार मतलब हाइलम तक रुक गया ये। इसको आप हिल्स के साथ याद कर सकते हो, स्टेशन 10 से 14 तक हाइलार, इंटरलोबार, लोबार, सेगमेंटल, सब सेगमेंटल, हिल्स। हाँ, मतलब हाइलम तक अपना इधर मीडियस्टिनम इसको रोक दें अगर, तो यहाँ तक जो हाइलम तक आ जाएगा उनको हाइलारिस, या इसने N1 बोला है, मतलब इसके आगे जो भी होगा ये मीडियस्टिनम वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है ना। तो N1 इज हाइलार और इंटर, जैसा अभी बताया अमित ने, हाइलार से हाइलार, फिर इंटरलोबार, लोबार, सेगमेंटल, सब सेगमेंटल, आगे भी आएंगे, देख लेंगे एक बार। ठीक है ना। अभी N2 में चेंज हुआ है। N2 में पहले भी ये था कि इप्सिलैटरल, मीडियस्टिनल और सब कैराइनल लिम्फ नोड है तो उसको N2 बोलेंगे, पर इसने फर्दर सब कैटेगराइज कर दिया इसको।
N2A और N2B। N2A किसको बोला इसने कि मेटास्टेसिस इन सिंगल इप्सिलेटरल मीडियस्टिनल और सबकराइनल नोडल स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेशन है ना, नोड का नंबर नहीं बोल रहा है, सिंगल एक स्टेशन को इन्वॉल्व कर रहा है। मतलब ये स्टेशन हो सकता है मीडियस्टिनल, इप्सिलेटरल और सबकराइनल, एक स्टेशन में रहेंगे तो N2A बोलेंगे, और एक से ज्यादा में रहेंगे तो N2B बोल देंगे। इसके हिसाब से और N3 हो जाएगा कॉन्ट्रालेटरल। इसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी चेंज हो रहा था। वो लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि सिंगल इप्सिलेटरल मीडियास्टिनल नोड है तो आप अपफ्रंट रिसेक्शन करने जा सकते हो, पर मल्टीपल इप्सिलेटरल मीडियास्टिनल नोड्स है तो आप नहीं कर सकते। तो इससे भी डिसाइड होगा कि हम अपफ्रंट सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, इसीलिए डिवाइड करा है इसको मोस्टली। पहले N2 में सारे आ जा रहे थे ना, तो इन्होंने सब कैटेगराइज किया है इसको कि सिंगल स्टेशन है तो अपन सर्जरी कर सकते हैं, अगर ज्यादा स्टेशन है तो फिर न्यू एडजॉइंट देके जाएंगे। N3 में आ जाएगा कॉन्ट्रालेटरल मीडियस्टिनल, कॉन्ट्रालेटरल हाइलार, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल स्केलिने और सुप्राक्लेविकुलर। ठीक है, ये डायग्राम है, इसमें कोई ज्यादा खास बातें नहीं है, सेम चीज। देन M कैटेगरी, M वही है। M1A इज प्लूरल और पेरिकार्डियल नोड्यूल, मैलिग्नेंट प्लूरल पेरिकार्डियल इफ्यूजन, सेपरेट ट्यूमर नोड्यूल इन द कॉन्ट्रालेटरल लोब। तो 3 आ गए ट्यूमर नोड्यूल। अगर सेम लोब में आएगा, सेम साइड लंग रहेगा पर लोब अलग अलग रहेंगे, और अपोजिट लंग में आ जाएगा। 3 कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। ऐसा इधर आ गया, इधर प्राइमरी ये आ गया, या सेम में आ गया या डिफरेंट में आ गया। कैसे कैसे अलग रहेंगे दोनों, इसको कौन सा बोलेंगे? इसको बोलेंगे T2। 2 की 3? T3 अगर सेम लोब, अगर T4 अगर अलग लोब, मतलब अलग सेगमेंट, और M1 अगर दूसरा लोब। ये हो गया M1A, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन आ गई अपनी दूसरा नोड्यूल देखने में, T3, T4 और M1A। M1B रहेगा सिंगल एक्स्ट्रा थोरेसिक मेटास्टेसिस इन सिंगल ऑर्गन सिस्टम। सिंगल मेटास्टेसिस है और सिंगल ऑर्गन में। M1C रहेगा मल्टीपल मेट्स रहेंगे, तो दो टाइप हो सकता है, मल्टीपल मेट्स इन सिंगल ऑर्गन और मल्टीपल मेट्स इन मल्टीपल ऑर्गन्स। उसके बेस पे M1C1 और M1C2। ये मेरे को याद नहीं आ रही, नया ऐड हुआ है क्या, था पहले भी? ये नहीं था मुझे लगता है। C1 C2 नहीं था। एक तो M2 वाला चेंज हुआ है, M1C चेंज हुआ, मुझे लगता, मुझे याद, आई एम नॉट श्योर बट C1 C2 नहीं था। ठीक है, तो 2 ही चेंज हुए हैं, मतलब एक तो नोडल स्टेशन वाला N2 वाला, और एक ये C1 C2 वाला। अभी स्टेशन आ गए, स्टेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टेशन में बेसिकली अपने को मीडियस्टिनल और अपन लंग के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो अपने को बेसिकली एयरवे पे फोकस करना है। तो स्टेशन 2 याद अपन रख लेंगे अगर, मैन 7 सबकराइनल और दिस पल्मोनरी IPL वाला इंफीरियर पल्मोनरी लिगामेंट का 7 और 9 है ना। तो बाकी अपने को मोस्टली याद हो जाएंगे। नंबर स्टेशन जो लेवल 1 है उसमें आ जाएगा लो सर्वाइकल, सुप्राक्लेविकुलर और स्टर्नल नोच नोड्स, ठीक है ना। डिवाइड होगा मिड लाइन से, मिड लाइन, ओके। इसके बाद आएगा सुपीरियर मीडियस्टिनल नोड। सुपीरियर मीडियस्टिनम किसको बोलते हैं? ये हम डिस्कस किए, मिड लाइन नहीं डिवाइड करता है, ये पिछली बार भी हम बोल रहे थे। नहीं, वो स्टेशन 2 के लिए ऊपर स्टेशन 1 में मिड डिवाइड। लाइन रहेगा, स्टेशन 2 में लेफ्ट साइड ऑफ ट्रेकिया रहेगा। ओके ओके, ठीक है। सुप्राक्लेविकुलर में मिड लाइन ही है। हाँ, अब सुपीरियर मीडियस्टिनम किसको बोलेंगे? तो स्टर्नल एंगल और T4 वर्टिब्रा को जो लाइन मिलाएगा ना, उसके ऊपर जो मीडियस्टिनम का पार्ट है, बेसिकली ये सुपीरियर मीडियस्टिनम है। तो इसके नोड्स मीडियस्टिनल नोड है सब। तो अपन ने पढ़ा था कि मीडियस्टिनल नोड आएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, N1 की N2?
N2A। वो तो डिपेंड करेगा कितने स्टेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पे, है ना। N2 में कोई एक आ गया सुपीरियर मीडियस टनल, एक स्टेशन ही हो, बेसिकली कितने स्टेशन है वो देख रहे हैं अपन। तो एक स्टेशन हो गया सुपीरियर मीडियस टनल, एक हो गया आउटिक नोड, एक हो गया इंफीरियर मीडियस टनल नोड, ठीक है ना। 3 स्टेशन हो गए। इन 3 में से कोई भी एक स्टेशन रहेगा तो N2A, इससे ज्यादा रहेगा तो N2B। ओके, नंबर अब अपना एयरवे के रेस्पेक्ट में ही है तो अपन ट्रेकिया के आसपास से शुरू कर देंगे, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर ट्रेकिया ही आएगा सुपीरियर मीडियस टनल में जो लंग से रिलेटेड है ना। तो 2 हो जाएगा अपर पैराट्रेकियल, वो राइट लेफ्ट के बेस पे डिवाइड हो जाएंगे। और राइट लेफ्ट के बेस पे डिवाइड कैसे होंगे, लेफ्ट साइड ऑफ ट्रेकिया के रेस्पेक्ट में। और 4 हो जाएगा लोअर ट्रेकियल, ठीक है। अब बीच में ट्रेकिया जो रहता है इसको अपन इसमें देख सकते हैं कौन कवर कर कौन जा रहा है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन जा रहा है, ठीक है। उसके नीचे आर्च ऑफ आउटा है, तो अपन ने 1 ऊपर दे दिया, 2 अपन ने अपर पैराट्रेकियल को दे दिया, 4 नीचे लोअर पैराट्रेकियल को दे दिया, बीच में स्ट्रक्चर आ रही है ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो इसके आगे जो रह रहा है उसको प्रीवेस्कुलर बोल दे रहे हैं, क्योंकि वेसल है। और पीछे ट्रेकिया के पीछे रहने वाला है नोड, तो 3B हो जाएगा रिट्रोट्रेकियल, ठीक है। ये अपने स्टेशन 4 तक हो गया। 5 में अवनीत ने बताया था कि 5 सब एओटिक, ये 5 जैसा ही है ना S, तो 5 सब एओटिक हो जाएगा। एओटिक नोड का जोन है तो दोनों आउटा से रिलेटेड होंगे। 5 इज सब एओटिक, 6 इज पैरा एओटिक। 7 अपने को याद रख लेना है, सब कैराइनल या कैराइना का जो नोड है वो 7 है, ठीक है। अब सब कैराइना ये खत्म हो गया। इसके बाद तो कोई और स्ट्रक्चर बचा नहीं है, आईपीएल से पहले इसोफेगस ही बचा है, तो स्टेशन 8 हो जाएगा पैरा इसोफेजियल, है ना। बिलो कैराइना जो भी पैरा इसोफेजियल है वो स्टेशन 8। फिर आएगा आईपीएल, आईपीएल पे स्टेशन 9 बोल देंगे अपने को, तो 2 अपन याद रख लेते हैं, 7 एंड 9। फिर 10 से वापस अपना N1 नोड शुरू हो जाएंगे जो अपन ने पढ़े थे। 10 विल बी हाइलार, 11 इंटरलोबार, और फिर पेरिफेरल जोन जिसको बोलते हैं उसमें आएगा लोबार, सेगमेंटल और सब सेगमेंटल। जैसे जैसे ये डिवाइड हो रहे हैं ना, इधर से ये हाइलार, फिर ये डिवाइड हो गया तो ये इंटरलोबार, फिर आगे और डिवाइड हो गया तो सेगमेंटल, फिर आगे और डिवाइड हो गया तो सब सेगमेंटल। ऐसे इसमें डिवाइड कर दिया अपन ने, ठीक है। और 5 और 6 भी देख लो, 5 6 ये है, दिस इज 5, दिस इज 6, तो 5 क्या है, सब एओटिक, आउटा के नीचे, और 6 इज पैराओटिक। ऐसे ऐसे डिवाइड हो गई। ये नई वाली कौन सी स्टेजिंग आई है? कौन सी? नरुके लिम्फ नोड मैप वो सेम ही है, जापानीज जैसा। अब ये जो पूछ रहा था अभी अशफाक बोल रहा था, स्टेशन 1 इज डिवाइडेड बाय मिड लाइन ऑफ ट्रेकिया, स्टेशन 2 इज डिवाइडेड बाय लेफ्ट बॉर्डर ऑफ ट्रेकिया, ठीक है ना। स्टेशन 3 किससे डिवाइड होगा? तो मैं भूल गई। स्टेशन 3 सेंट्रल है, नहीं डिवाइड होगा, ठीक है ना। स्टेशन 4 किससे डिवाइड होगा? वही मिड लाइन से। प्री ट्रेकियल होता है ना, तो वो ट्रेकिया के आगे वाला। हाँ, स्टेशन 3 तो सेंट्रल है तो उसको डिवाइड करना ही नहीं है। जैसे 3A तो क्या था अपना, प्रीवेस्कुलर। अरे वो उस दिन एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा ईयूएस से नहीं हो पाएगा? ई बस था ना, ई बस था कि ई बस था? ई बस था शायद। हाँ, मैंने प्रीवेस्कुलर लगाया था। हाँ 3 होना चाहिए, अवनीत ने पढ़ाया भी था ना। स्टेशन 9 नहीं हो पाएगा शायद उससे। स्टेशन 9 तो ऑप्शन ही नहीं था भाई। ऑप्शन दिए थे उसने 2 3 4 7। ये प्रीवेस्कुलर से डरते हैं, इनके पंक्चर होने का, ट्रॉमा होने का ज्यादा चांस। किससे? हाँ 3 ना। ये प्रीवेस्कुलर बहुत डेंजरस है तो डरते हैं ये ई बस। वो तो जाता है ये ई बस से 3 भी। वो एक ये तो उसमें लिखा हुआ है ना, ये एक तुम्हारे पास देवता है ना, उसमें लिखा है, एक बॉक्स दिया हुआ मुझे लगता है। अच्छा,
हाँ वो एक टेबल है, मेरी Table है। प्रेजेंटेशन में भी था। रुको हाँ समवेयर कहीं तो नजर हुआ है मुझे। एक सेकंड, अगर तुम मुझे खोल के बताओगे तुम आगे चलो, मैं खोल रहा हूँ तब तक। ठीक है, तो अभी जो सेंट्रल है उनको डिवाइड नहीं करना, ये भी ध्यान रखना अपने को। स्टेशन 1 डिवाइड होगा, 2 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा, है ना। जो भी सेंट्रल है उसको नहीं करना है। सब आउटिक और पैरा आउटिक नहीं डिवाइड होंगे, सब कैराइनल भी नहीं होगा। पैरा इसोफेजियल तो हो ही जाना है। पल्मोनरी लिगामेंट तो दोनों तरफ एक एक है तो हो ही जाएगा डिवाइड अपने आप। माइलर नोड डिवाइड हो ही जाने अलग लंग के। ऐसा ये डिवीजन देख लिया अपन ने, तो मेन तो यही था बस। चेंज आया है एंड स्टेज में, और एक बार स्टेज ग्रुपिंग और देख लेते हैं। स्टेज ग्रुपिंग, अच्छा एक चीज और है नीचे वो पढ़ा देता हूँ। इसमें इन्होंने साथ में दिया है कि ये कुछ कुछ प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स भी हैं, तो जिसमें अपने को बाकी चीज तो जानते हैं अपन, लिम्फेटिक वेस्कुलर ये सब इन्वेजन। एक चीज इन्होंने नई ऐड की है, ये स्प्रेड थ्रू एयर स्पेसेज, ठीक है ना। स्प्रेड थ्रू एयर स्पेसेज, तो ये क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एसटीएस इज एसोसिएटेड विद पुअर प्रोग्नोसिस, ये अपने को ध्यान रखना है। रेकरेंस फ्री सर्वाइवल और ओवरऑल सर्वाइवल कम रहता है जिसमें ये मिलेगा, ठीक है ना। अब ये होता क्या है? प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर सेल्स विद इन द फर्स्ट एल्वियोलर स्पेस इन द लंग पैरेन्काइमा बियॉन्ड द एज ऑफ मेन ट्यूमर। एज ऑफ मेन ट्यूमर जो है उससे फर्स्ट एयर स्पेस जो भी है, एक एयर स्पेस छोड़ के, जैसे यहाँ तक अगर मान लो ये ट्यूमर है, ये एल्वियोला एल्वियोला एल्वियोला, तो एक लेयर छोड़ के अगले एल्वियोलर स्पेस में अगर ट्यूमर मिलता है तो उसको अपन बोलेंगे स्प्रेड थ्रू एयर स्पेसेज। तो इसमें से 2 क्लस्टर मिलने चाहिए कम से कम, एक मिलने से नहीं बोलेंगे, है ना। कम से कम 2 होना चाहिए। क्या क्या? इन ऑर्डर टू डायग्नोस टेस्ट इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सक्लूड आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स कैसे एक्सक्लूड करने हैं वो बताएगा ये, ठीक है ना। तो आर्टिफैक्ट्स ग्रोसिंग के टाइम आ सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं देख लेते हैं अपन। 1 इज इंड्यूस्ड, क्या मिला क्या? हाँ हाँ मिला। हाँ, चलो चलो तुम पहले डिफाइन क्या? हेलो, हाँ, क्या क्या है? ये हो गया तुम्हारा ये स्टैट्स? चाहिए पढ़ा दो पहले, ठीक है। हाँ हाँ ये पहले मुझे समझ नहीं आया। कैसे कैसे आ सकते हैं? मैकेनिकली इंड्यूस्ड हो सकता है। ये मतलब जो ट्यूमर है उसके जो बिल्कुल विसिनिटी में जो एल्वियोला है उनका स्पेस, हाँ, डायरेक्ट स्प्रेड होना चाहिए फ्रंट एज, मतलब ट्यूमर एज से ही एयर स्पेस में चला जाना चाहिए ट्यूमर। मतलब ऐसे सैटेलाइट नोडल जैसे कि नहीं? नहीं, डायरेक्ट ही बोल, नीचे भी आएगा एक लाइन। मतलब मेरे को भी ये कंफ्यूजन था पहले मेरे को लगा कि ये बीच में गैप होगा, पर बीच में गैप रह रहा है तो वो उसको बोल दे रहा है कि ये अभी नीचे पढ़ते हैं बनाएगा। फर्स्ट इज मैकेनिकली इंड्यूस्ड फ्लोटर्स, है ना। जैसा ग्रोसिंग किया, कुछ कुछ टुकड़ा टूट के ट्यूमर का इधर उधर गिर गया, ठीक है। दूसरा है जैक्ड एज मिले, तो सेम ही चीज है, बस जैक्ड एज मिलेगा तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि ये आर्टिफैक्ट है। फ्रेगमेंटेशन होके एज ऑफ ए नाइफ, जब मतलब काटते टाइम ग्रोसिंग के टाइम कट के आया है। तीसरा है आइसोलेटेड ट्यूमर क्लस्टर एट ए डिस्टेंस, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, फ्रॉम द ट्यूमर रादर देन स्प्रेडिंग इन ए कंटिन्यूअस मैनर। तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए एयर स्पेस में। यार एक बार ये दोबारा बताओगे, जैसे एक एल्वियोलाई में ट्यूमर सेल्स हैं तो फिर मतलब वो और कहाँ जाए कि ये एसटीएस बने? जैसे मतलब ये बोल रहा है, मुझे लगता है ये ट्यूमर है, अगर उसके विसिनिटी में जो नॉर्मल एल्वियोलाइज है, हाँ, बिल्कुल पास में, अगर उनमें मतलब मुझे लगता है एक्सटेंशन ऑफ ए ट्यूमर, जैसे पर इट माइट बी इंडिकेटिंग द एग्रेसिवनेस ऑफ ए ट्यूमर, और कुछ नहीं। हाँ, लग तो ऐसा रहा है, पर कंफ्यूजन इसमें है कि जब डायरेक्ट है तो ट्यूमर का पार्ट ही हो गया एक तरह से, तो ये अलग से वो बीच में और भी तो एल्वियोलाई आए होंगे।
तो ये डाउट था, पर ये बोला इसने ऐसे, मतलब ये अलग से लाइन लिख दी, आइसोलेटेड ट्यूमर क्लस्टर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम। तो ये सुपरफिशियल स्प्रेडिंग में नहीं आएगा, ये अलग चीज है। नहीं, वो तो TIS, मतलब वो तो अलग, ये कुछ नया, कुछ टर्मिनोलॉजी है, हर दिन नया ही ऐड हो रहा है, पुराना तो रहता है। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग में तो नहीं आएगा, इसको और देख लेंगे कहीं, ये इसने आर्टिकल रेफरेंस दिया है ना, ये पढ़ लेंगे। ठीक है। तो दूसरा है कि ये लिफ्ट ऑफ नहीं होना चाहिए एल्वेलर वॉल से, चौथा पॉइंट ये था इसका। तो वो या तो फोर्थ पॉइंट में डिस्टेंस करके मेंशन किया ना, डिस्टेंस लाइक फर्स्ट एंगुलर स्पेस में नहीं है, बट डिस्टेंस में कहीं और है। नहीं, आइसोलेटेड नहीं, उसी को तो अपन आर्टिफैक्ट बोल लेना, ये आर्टिफैक्ट है चारों। हाँ वही आर्टिफैक्ट है। हाँ, तो मतलब इसका बोलना है कि स्प्रेड होना चाहिए कंटिन्यूअस मैनर में, तो उसको बोलेंगे स्टार्स। मतलब एक गैप होना चाहिए बीच में। नहीं, गैप हो गया तो उसको आर्टिफैक्ट बोल रहा है ना ये। देख, इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सक्लूड आर्टिफैक्ट्स बाय फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो ये आर्टिफैक्ट के क्राइटेरिया है ये। हाँ, गैप होना चाहिए, बट फर्स्ट एल्वेलर स्पेस में रहना चाहिए। नहीं, फिर से मतलब गैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इन बिटवीन, इंटरवीनिंग में गैप, इस लाइन से तो ये समझ आ रहा नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड ट्यूमर क्लस्टर, तो यही समझ आ रहा है। ट्यूमर नहीं, वही बोल रहा है मतलब rather than a continuous manner, I think गैप होना चाहिए। अच्छा, इसको आगे पढ़। आइसोलेटेड ट्यूमर क्लस्टर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ट्यूमर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए ट्यूमर, तो इसको ये आर्टिफैक्ट बोल रहा है कि नहीं? हाँ। रादर देन, तो रादर देन मतलब अभी ये जो स्टेस बोल रहा है वो उसका फीचर बोल रहा है, रादर देन स्प्रेडिंग इन ए कंटिन्यूअस मैनर फ्रॉम द ट्यूमर एज। हाँ, लाइक इमीडिएट फर्स्ट एल्वेलर स्पेस। हाँ, वही। तो मे भी ये हो सकता है कि ग्रोसली अपने को ऊपर से नहीं लग रहा कि ट्यूमर है उसमें, पर माइक्रोस्कोपिक या जैसे भी इन्वॉल्वमेंट है उसका, यही समझ आया मेरे को। मुझे लग रहा है इट इज जस्ट स्प्रेडिंग इनटू द एल्वेलर स्पेसेस एंड एडजेसेंट। हाँ, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, मतलब क्योंकि अगर उसको आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स कुछ डिस्टेंस पे मिलता है तो वो तुम्हारा वो T3 बन गया है ना फिर। हाँ, हाँ, मतलब वो तो सेम लोब में है कि किधर है उसके बेस पे, वो तो फिर T3 बन गया। चलो तो नया। अच्छा, इसमें और पढ़ लेते हैं एक बार। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये पहले आर्टिफैक्ट पढ़ लेते हैं। क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश स्टेस फ्रॉम आर्टिफैक्ट, mechanically induced tumor floaters are randomly situated often at the edge of the tissue section or out of the plane of section, वो तो मतलब ग्रोसिंग के टाइम या उसकी वजह से। जैग्ड एजेस ऑफ ट्यूमर सेल्स, ये भी उसी से रिलेटेड है, जस्ट बिकॉज कटिंग की वजह से वो जैग्ड एजेस हो जाएंगे, ये दोनों चीज समझ आ गई। Isolated tumor clusters at a distance from a tumor rather than spreading in continuous manner, and ये तो वही, अभी इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Spread through air space is defined as tumor cells beyond the edge of the main tumor into the air space surrounding the tumor। ये मुझे तो कंटिन्यूअस ही है। हाँ, मतलब कंटिन्यूअस है और मे बी माइक्रोस्कोपिक और ऐसा कुछ है। 3 patterns are there: micropapillary, solid और single cell। दो ऐसा मिलने चाहिए, दो जगह, at least one air space beyond the tumor। ये क्या बोला? Stas tumor cells should be at least one air space beyond the tumor edge। पता नहीं क्या बोल रहा है, वो आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ के कल बोलता हूँ उसको। और स्टेज ग्रुपिंग देख लेते हैं लास्ट, जस्ट ये नया टर्म था तो मैंने बोला है कि एक बार डिस्कस स्टेज में। ओके, स्टेज ग्रुपिंग 4 स्टेज है अपना, स्टेज 1 2 3 4, तो अपन 2 याद कर लेंगे।
स्टेज 1। किसी ने तो अच्छा वो स्टेजिंग का वो अवनीत का वो था, अवनीत सिंपलीफाइड किसी ने बोल दिया था। चलो मैं ट्राई करता हूँ। स्टेज 1 स्टेज 3 दो याद कर लेंगे, ठीक। तो स्टेज 1 3 के बीच का 2 हो जाएगा और 4 तो मैट्स होते ही है। स्टेज 1 किसको बोलेंगे अपन? मैक्सिमम अप टू T2A N0 M0, यहाँ तक जो भी आएगा वो सब स्टेज 1 है, ठीक है ना। मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम लिमिट, मतलब इससे कम भी हो सकता है, T1 हो सकता है, T2A हो गया ऐसा। T1 में भी 2-3 टाइप थे ना, A B C, तो वो सब अप टू मैक्सिमम T2A N0 तक आया तो स्टेज 1। स्टेज 3 में फिर देख लेते हैं कि मिनिमम किसको बोलेंगे और मैक्सिमम क्या रहेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो स्टेज 3 अपन अगर T2A N2A M0 रहा मिनिमम, ठीक है ना, इससे नीचे जाएगा और इससे ऊपर रहेगा तो स्टेज 2 हो जाएगा, समझा ना। जैसे T2A N1 है तो क्या स्टेज हो जाएगा? स्टेज 2 या सो स्टेज 1 हो जाएगा मैक्सिमम अप टू T2A N0, स्टेज 3 मिनिमम T2, मतलब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, T2A N2A से स्टार्ट हो रहा है स्टेज 3, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? T4 N3 तक, T4 N3 तक। तो इस स्पेक्ट्रम में जो भी आ रहे हैं वो सारे स्टेज 3 हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो बच गया वो स्टेज 2 हो जाएगा। इसके आगे जो आएगा वो मैट्स ही बचे अब तो वो स्टेज 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो स्टेज याद रख लेंगे, स्टेज 1 मैक्सिमम अप टू T2A N0, स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम T2A N2A एंड अप टू T4 N3, वो तो मैक्सिमम है। T4 N3 इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। बचा सिर्फ मैट्स, तो मैट्स इज M1, ठीक है। अब बता T3 N2A किस में आएगा? स्टेज 3 में आ रहा है। या T1 N1 किसमें? हाँ T1 भी स्टेज 3 में है। T1 N1 वो स्टेज 2 आ जाएगा, मतलब T1 N1, हाँ स्टेज 2 आया जिस हिसाब इसमें तो N0 रहना चाहिए, तो N1 है तो इसके बीच में आ गया। तो हिसाब से तो T1 की स्टेज 2 में आएगा। ये भी अच्छा है। अवनीत ने भी वो डायग्राम बनाया था, बट आई थिंक ये थोड़ा बेटर है, थोड़ा जल्दी याद रख। हाँ मैं तो ऐसे ही ट्राई मारता हूँ हर स्टेज में, दो याद रख लेते हैं, दो रख लेते हैं तो बाकी को कैलकुलेट करके। क्या अवनीत तुम बोलो ना, कुछ तुम्हें पढ़ाया था? हाँ जी, ये अच्छा है, ऐसे याद रख लेते हैं। हाँ मुझे लगता है यही थोड़ा बेटर है। ठीक है, यही था आज के लिए, बाकी लंग पढ़ रहा हूँ तो और टॉपिक भी पढ़ा दूंगा कुछ। अब तुम ये खोलो जरा, वो स्टेज ऊपर खोलो ये। क्या?